हेलो एवरीवन, चलिए कल की क्लास को कंप्लीट करते हैं। हमने सेक्शन 128 टू 147 की बात की थी। वैसे तो 124 से स्टार्ट है, लेकिन हमारा 131 तक हो गया था, जिसमें हमने श्योरिटी को समझा था, श्योरिटी की लायबिलिटी को समझा था कि कहाँ कहाँ पे उसकी लायबिलिटी होगी, कहाँ पे प्रिंसिपल डेटर को अपना लायबिलिटी पूरी करनी है और कहाँ पे दोनों की होगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, और नहीं तो आप दोबारा से सुन सकते हैं। तो चलिए आज हमें ये समझना होगा, जो कि हमारे मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम लायबिलिटी, मतलब वो कौन से एलिमेंट्स होंगे जिसमें जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज रहेगा। तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और अंडरलाइन भी कर सकते हैं। वैसे ये ज़्यादा बेरक में दिया नहीं है, मैं आपको खुद से बता रही हूँ, जो कि मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो कैसा भी सवाल पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी। खाली रट्टाफिकेशन, ऐसे कई लोग बेरक को सोचते हैं, रट के चले जाएंगे, चीज़ों को नहीं सही से समझेंगे तो फिर वहाँ पे जाके फिर प्रॉब्लम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे और फिर उसको समझेंगे और फिर उस हिसाब से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और रिवीजन जरूर करेंगे। आप इसको मजाक में न ले, यहाँ पे शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए 3 पॉइंट डालें आप। बाय रिवोकेशन, रिवोक कर दिया तो लायबिलिटी से फ्री हो गया, सिंपल सी बात है। बाय कंडक्ट ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर ने ऐसा कंडक्ट, जो टर्म्स एंड कंडीशन दी जाती हैं उसमें फिर बाद में उसने कंडक्ट ही अपना, हम सेक्शन में पढ़ेंगे, ऐसा वो कर दिया तो वो अपने आप जो आपका गारंटी है आप उससे डिस्चार्ज हो जाएंगे। बाय इनवैलिडेशन ऑफ गारंटी, तो वन बाय वन समझेंगे हम। सेक्शन 133 को देखें, बात करता है बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर। तो ये क्या बात करता है? बाय वेरियंस टर्म्स ऑफ कंडक्ट, मतलब यहाँ पे ये बता रखा है सेक्शन में कि यहाँ पर आपने कंडक्ट ही ऐसा किया, मतलब टर्म्स एंड कंडीशन को आपने फॉलो ही नहीं किया। तो जब आप टर्म्स एंड कंडीशन आप चेंज कर रहे हो तो आप फिर किसको लायबल ठहराएंगे? तो आप किसी को कुछ नहीं कह सकते। जैसे कि आपने कोई चीज़ खरीदी, ठीक है, जब आपने खरीदी तब कुछ और उसमें कंडीशन थी और आफ्टर दैट उसमें कुछ और कंडीशन थी, तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम तो नहीं मानते कि आप हमारे को कैसे ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जब खरीदा था तब तो ऐसा कुछ था नहीं। तो दैट इज सेम थिंग। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे बात थोड़ी सी दूसरी है कि यहाँ पे लोन की बात हो रही है, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रही हूँ कि कंडक्ट का मतलब यहाँ पर यह है, आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को, जो नॉर्म्स हैं उसी को आपने चेंज कर दिया। आप उसको बेरेक में से पूरा पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कि मैं आपको एक लाइन पढ़ के बता देती हूँ, आप इसके ना इलस्ट्रेशन को एक एक को जरूर पढ़ लें, ऐसा ना समझे कि हाँ खाली मेरे बोलने से हो जाएगा। आपको अगर थोड़ा भी समझ में आ जाए तो भी इसमें अच्छा ही है, फ़ायदा। देखो क्या लिखा है, एनी वेरिएंस मेड विदाउट श्योरिटी कंसेंट इन द टर्म्स टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड द क्रेडिटर। तो ये अंडरलाइन कर ले इस लाइन को, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उसने उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को ही चेंज कर दिया। डिस्चार्ज द श्योरिटी एज टू द ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरिएंस। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई हो। इसमें देखो इन्होंने इतनी सारी इलस्ट्रेशन दे रखी है, आप इसको जरूर पढ़ लेना है, आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरी चीज पे। अब क्या है, अब 134 को देखिए आप। 134 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि जो क्रेडिटर है उसने प्रिंसिपल डेटर को ही डिस्चार्ज कर दिया, जो पैसे देने वाला है, जो पैसे लेने वाला है, तो उसने पैसे लेने वाले को ही डिस्चार्ज कर दिया कि चल छोड़, कोई बात नहीं तू जा। तो ये क्या हो गया यहाँ पर? फिर श्योरिटी क्या करेगा? जिसने आपकी गारंटी ली थी तो वो भी फ्री है, सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। 135 को देखेंगे, मैं बार बार कह रही हूँ इलस्ट्रेशन को बिल्कुल भी स्किप ना करें। 131 को देखें, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर कंपाउंड्स विद गिव्स टाइम टू और एग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, देखिए मैं बता देती हूँ आपको। अगर क्रेडिटर खुद ही टाइम दे रहा है, जैसे कि जिसने पैसे दिए वो कह रहा है चल कोई बात नहीं, जब तेरे पे हो तब दे दियो आराम से। अब अगर वो खुद ही टाइम दे रहा है तो उसमें श्योरिटी क्या करे? मतलब प्रिंसिपल डेटर ने ही कह दिया तो बाद में पेमेंट कर दियो, जब भी तेरे पे पैसे आए तब कर दियो। तो जिसने गारंटी ली थी तो वो क्यों फंसेगा? अब सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, तो वो भी अपनी लायबिलिटी से फ्री हो जाएगा। यही आपका सेक्शन 135 कह रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पैसे दिए और आपकी किसी थर्ड पर्सन ने गारंटी ली, अब जब मैंने आपको फ्री कर दिया तो वो तीसरा आदमी क्यों बीच में पड़ेगा? वो भी फ्री है, ठीक है। 135 हो गया आपका। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप 139 पे, ठीक है। 139 पे आ जाए। देखो चीज़ों को, इंपॉर्टेंट को ही ज़्यादा समझेंगे हम। 139 कहता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज
इवेंचुअली रेमेडी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि क्रेडिटर जो है उसने ऐसी एक्ट या ओमिशन कर दिया, मिस्टेक ऐसी कर दी, या कुछ श्योरिटी उसके लिए मतलब कुछ भी उसने ऐसा कर दिया, तो उसके लिए श्योरिटी क्या लेवल होगा। तो अंडरलाइन करें, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ क्रेडिटर की बात हो रही है। यहाँ कौन कर रहा है, क्रेडिटर कर रहा है। आप अंदर पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा, ठीक है। आप अंदर देखें इसके सेक्शन के कि इफ़ एनी क्रेडिटर डज एनी एक्ट, तो अंडरलाइन करें एनी एक्ट पे, ठीक है। इनकंसिस्टेंट पे अंडरलाइन करें तो, और देखो और ओमिट्स पे लाइट अंडरलाइन करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वो ओमिट, ओमिट का मतलब क्या था, ओमिट हो, ओमिशन हो, इसका मतलब ये है कि कोई चीज़ आपको करनी थी और आपने नहीं करी, मतलब किसी भी काम को करने का लोभ करना, ठीक है। आप समझने में क्या कह रही है, लोभ करना, वो आपको करना था आपने नहीं करा। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये क्रेडिटर ने गलती करी है ना, तो उसमें मेरा क्या फॉल्ट है, ये कौन कह रहा है, ये श्योरिटी कह रहा है। तो यहाँ पर भी वो पूरी तरह से क्या होगा, बिल्कुल फ्री है और ही इज़ नॉट लायबल, मतलब श्योरिटी यहाँ पे लायबल नहीं है, यही आपका सेक्शन कह रहा है। अब आप आ जाए 141 पे, सेक्शन 141 को देखेंगे, इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ लेंगे आप। 141 में लिखा है श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे उसने जो सिक्योरिटी को ही लूज़ कर दिया। अब जैसे क्या होता है, पेमेंट जैसे देते हैं, लोन देते हैं, जब कोई सिक्योरिटी नहीं है उस चीज़ की जो कि किस बिहाफ पे आप दे रहे हैं, तो फिर आप उसको कैसे ब्लेम कर रहे हैं, किसको, श्योरिटी को कैसे ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिखा है, देखो, ए श्योरिटी इज इंटाइटल टू द लिमिट्स, सॉरी, द बेनिफिट्स of every security which the creditor has against the principal debtor at the time when the contract of suretyship is entered into, whether any surety knows of the existence of such security or not. If the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो क्या लिखा है, लास्ट लाइन को देखिए आप, दिस श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अब क्यों आप उसको कुछ कह रहे हैं कि आपने खुद ही तो गलती करी है, ठीक है। अब सेक्शन 142 को देखिए, सेक्शन 142 क्या कह रहा है, गारंटी, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, जो हम पढ़ चुके हैं। अब कोई मिस रिप्रेजेंटेशन से किसी चीज़ को रिप्रेजेंट ही गलत तरीके से कर रहा है, उस बिहाफ में, इस चक्कर में आके आप उसकी बात मान गए और आपने क्या दे दी, गारंटी दे दी, तो देन इन दैट केस श्योरिटी विल नॉट बी लायबल, तो श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम दी गारंटी, ठीक है। यही यहाँ पर दिया गया और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये डिस्चार्ज हो रहा है वो अपनी लायबिलिटी से। तो अब सेक्शन 143 को देखेंगे, कंसीलमेंट की बात करता है, ठीक है। कंसीलमेंट की क्या बात कर रहा है, देखो कंसीलमेंट के लिए कह रहा है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट इनवैलिड। तो ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कुछ है ही नहीं कि जो आपको समझ में ना आए। आप छिपा के किसी तरह गलत चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, छिपाव से आप क्या कर रहे हैं, आप गारंटी ले रहे हैं, तो इसमें भी क्या होगा, डिस्चार्ज ही होगा, उसकी बेचारे की क्या गलती है, ठीक है। अब सेक्शन 144 को देखिए, बात करता है गारंटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट ऑन इट अंटिल को श्योरिटी जॉइंस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे दो गारंटर हैं, एक मैं हूँ और एक आप हैं। अगर मैं नहीं आ रही हूँ किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो आप भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ दोनों का ज़रूरी है, अगर एक ने ज्वाइन नहीं किया दूसरा डिस्चार्ज होगा। क्या कहा मैंने, अगर दो गारंटर हैं और दोनों में से कोई एक ज्वाइन नहीं करता तो दूसरा भी डिस्चार्ज होगा, आप उसको लायबल नहीं ठहरा सकते। मैं सीधी बात बोल रही हूँ, उसमें घुमा के लिखी हुई है, आप इसको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है। कहा यही जा रहा है, ठीक है। आप देखो, वेयर अ पर्सन गिव्स अ गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल नॉट एक्ट अपॉन इट अंटिल अनदर पर्सन हैज ज्वाइन, अंडरलाइन करें, इन इट एज को श्योरिटी को अंडरलाइन करें, द गारंटी इज नॉट वैलिड। तो ये क्या कह रहा है, वैलिड नहीं होगी इफ दैट अदर पर्सन डज नॉट ज्वाइन। कितनी सिंपल सी बात है, कुछ है ही नहीं इसमें कि दूसरा व्यक्ति ज्वाइन ही नहीं कर रहा तो भाई तुम मुझे क्यों ठहरा रहे हो। अब जैसे हम कोर्ट में भी काम जब करते हैं तो हमें कई केसेस में दो गारंटर चाहिए होते हैं, ठीक है। तो होता ये है कि दोनों की प्रेजेंस, दोनों की अटेंडेंस लगनी ज़रूरी होता है, और एक की लगी एक की नहीं लगी तो फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका इनवैलिड हो जाएगा, वहाँ पर वो डिस्चार्ज हो जाएगा, कौन, श्योरिटी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, श्योरिटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, और कौन कौन सी सिचुएशन में होगा श्योरिटी डिस्चार्ज। आप सेक्शन 127 को देखेंगे तो उसमें भी ये है कि अगर कंसिडरेशन अगर फेल हो गया है तो श्योरिटी यहाँ पर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। व्हेन इट पब्लिक पॉलिसी अगेंस्ट, इन केसेस में भी क्या होगा, श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज।
तो मैं थोड़ा अगर जल्दी बोल रही हूँ तो आप इसे दोबारा से सुन लेना, ठीक है। तो ये सारे हमने कौन सी सिचुएशन पढ़ ली कि यहाँ पे श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। तो आप इसको कैसे याद करेंगे, आप सेक्शन नंबर लिख लें और सेक्शन नंबर के आगे एक एक वर्ड लिख लें, क्योंकि ये ना याद करना बहुत ज़रूरी है। ये ऐसे नहीं आप कह सकते नहीं हमें तो पढ़ लिया, हमें तो समझ में आ गया, हमें रिकॉल हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होता। बार बार चीज़ों को करेंगे, दिमाग में बैठेगी, जिससे ख़राब बातें बैठ जाती है ना। ख़राब बातें कैसे बैठेंगी, बार बार उनको सोचते हैं तो वो बैठ जाती हैं। ऐसे ही जब बार बार बेरेक के बारे में सोचेंगे, श्योरिटी के बारे में सोचेंगे, प्रिंसिपल डेटर के बारे में सोचेंगे, खाते पीते उठते सोते जागते, तो यही आपके दिमाग में घूमेगा। फिर एग्जाम क्रैक करना तो कोई मुश्किल होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो सेक्शन 137 को अब देख लें। सेक्शन 137 क्या बात कर रहा है, छूट गया था पीछे, एक सेकेंड, हाँ। सेक्शन 137 बात करता है क्रेडिटर्स फॉरबिडेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज श्योरिटी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए बेरेक को देखते रहें। क्रेडिटर अगर प्रिंसिपल डेटर को कहता है कि मैं फॉरबिडेंस कर रहा हूँ, मैं जो है केस नहीं डालता, मतलब आपके ऊपर केस नहीं डाल रहा, और आप क्या करना, आप थोड़े टाइम बाद इस चीज़ की पेमेंट कर देना। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, तो ऐसा कुछ भी बोलने पर भी श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा। अब देखो इसका मतलब ये है, जैसे कि आप किसी को कह दें, जैसे कि आपस में जब लड़ाई हो जाती है तो ये कहा जाता है चल छोड़ मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन कौन कब चिढ़ जाए कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर लॉ भी ये कह रहा है कि चाहे जो आपका क्रेडिटर है वो ये भले ही कह दे कि मैं केस नहीं डाल रहा, लेकिन लॉ ये कहता है, सेक्शन 137 कहता है कि श्योरिटी अपनी जो लाइबिलिटी है उससे डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। मतलब अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और अब हम ये पढ़ रहे हैं कि वो डिस्चार्ज नहीं होगा। आप हेडिंग डाल लें, लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज इन द फॉलोइंग केसेस, सेक्शन 136, 137, 138 नॉट डिस्चार्ज। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लें, तभी कुछ समझ में आएगा। तो मैंने आपको बता दिया क्या कहा गया है यहाँ पे ये कहा गया है कि भले ही जो क्रेडिटर है उसने प्रिंसिपल डेटर को बोल दिया कि चल कोई बात नहीं, तेरे पे जब पैसे हो तब दे दियो, तो फिर भी कोर्ट ये कहता, कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आप ऐसे ही नहीं फ्री हो सकते, आप ऐसे ही नहीं घूम सकते, आप लायबल रहेंगे, चाहे वो पैसे 10 दिन बाद दे, चाहे 1 महीने बाद दे, चाहे 1 साल बाद दे। आपने गारंटी क्यों ली, आपने गारंटी ली है तो आप भुगतो जब तक पैसे नहीं देता। तो यहाँ पर इन दैट केस श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं हो रहा, बार बार ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सूट फाइल करे ना करे तो भी वो लायबल रहेगा ही रहेगा। ये जो इलस्ट्रेशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, बी लोन लेता है सी से, ठीक है, बी जो है लोन लेता है सी से, ए जो है इनकी क्या देता है, श्योरिटी देता है। फिर अब लोन पेबल हो गया, फिर भी इसने केस नहीं किया, तो ए इज नॉट डिस्चार्ज। भले केस नहीं किया लेकिन वो डिस्चार्ज नहीं हो गई। ये मैं इलस्ट्रेशन बोल रही हूँ, बेरेक को देखें, सेक्शन 140 को देखें, राइट ऑफ सबरोगेशन की बात करता है। ये मैं बोल रही हूँ, बेरेक में नहीं लिखा, बेरेक में लिखा है राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर बात सिंपल सी कही जा रही है कि देखो जब गारंटी की पेमेंट जो है वो ड्यू हो गई, ठीक है, और प्रिंसिपल डेटर की वजह से पेमेंट का डिफॉल्ट हो गया, तो यहाँ पर श्योरिटी ने भी डेट नहीं भरा, ना प्रिंसिपल डेटर ने डेट भरा, ना श्योरिटी ने डेट भरा। तो अब यहाँ पर देन इन दैट केस क्या होगा, श्योरिटी और आपका ये क्रेडिटर क्या कर सकते हैं, उसका ये राइट है कि वो दोनों मिल करके आपस में प्रिंसिपल डेटर को सू कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ये सीधी लैंग्वेज है, बेरेक को देखेंगे थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, लेकिन इसका मतलब ये है जो मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि जुडिशरी कोई मजाक नहीं है, ये सिर्फ नेगेटिव वे में लेके चलता है, जिससे कि देखें दिमाग कितना काम करता है इनका, नहीं, ठीक है। चलो ठीक है, सेक्शन 145 को देखेंगे, इम्प्लाइड प्रॉमिस की बात करता है। इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी, ये मैंने आपको बता दिया है कि इंडेमनीफाई क्या होता है, इंडेमनीफाइड डेब्टर क्या होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड में बात ये है कि देखो बेरेक को देखो कि सारे कॉन्ट्रैक्ट में एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है, मतलब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं इस चीज़ को परफॉर्म करूँगी, एक प्रॉमिस हो रहा है, इम्प्लाइड बोल करके हो रहा है, ठीक है। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी, मतलब तब प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी से उसको बचाने के लिए, इंडेमनीफाई करने के लिए श्योरिटी लायबल होगा। मतलब यही है कि भाई आप पैसा नहीं देंगे तो श्योरिटी देगा, ठीक है, उसको पे करेगा। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड में बात सिर्फ इतनी सी समझ लीजिए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जितना मैंने लायबिलिटी ली है, जितनी मेरी आपके सामने कंसेंट हुई, भाई 2 लाख रुपए की मैं गारंटी ले रहा हूँ, 4 लाख की ले रहा हूँ,
1 लाख की ले रहा हूँ, तो मैं इसी चीज़ की कंसेंट दी है मैंने, ऐसे नहीं तुम मेरे पीछे से जाके कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दिया जी, 5 लाख की जगह 10 लाख कर दिया, 10 की जगह 11 लाख कर दिया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो इम्प्लाइड प्रॉमिस हुआ है ना, तो ये इम्प्लाइड प्रॉमिस के अकॉर्डिंग ही कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट किया जाएगा। अब अगर वो बाद में प्रिंसिपल डेटर बाद में ये कह दे नहीं इन्होंने तो 10 लाख रुपए का वो किया, तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में ये कहा जा रहा है कि श्योरिटी आपका जो अमाउंट उसकी कंसेंट से डिसाइड हुआ है वो उसी के लिए लायबल है और किसी के लिए नहीं। श्योरिटी बाद में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, किससे पैसा उधार ले रहा है, किसको गारंटी दे रहा है मेरे नाम की झूठी, तो आई एम नॉट लायबल। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि देखो आप, चलो कोई बात नहीं, मैं किसी थर्ड पर्सन को कहती हूँ कि इसको ना पैसे दे दो। आपने मेरे से कहा कि मैडम मेरे को 4 लाख रुपए चाहिए चाहिए, तो मैंने कहा 4 लाख की तो बात है, चलो कोई बात नहीं। अब आपने मुझसे तो बताया नहीं, झूठ बोल के उससे 5 लाख रुपए ले लिए, तो मैं 4 लाख के लिए लायबल हूँ कि मैं आपकी 4 लाख की गारंटी दे रही हूँ, 5 की आपने की, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये इम्प्लाइड प्रॉमिस के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, अदरवाइज इट विल बी इनवैलिड। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या नहीं होंगी, मैं वो लायबल नहीं होंगी, आप लायबल होंगे इस चीज़ के लिए। अब आगे देखिए सेक्शन 146 को श्योरिटी की बात करता है। को श्योरिटी लायबल टू कॉन्ट्रैक्ट इक्वली कंट्रीब्यूट इक्वली। अब इसका मतलब ये है कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर को श्योरिटी है और सब इक्वल अमाउंट पे करेंगे प्रिंसिपल डेटर के बिहाव पे जो भी रिमेनिंग रह गया है, तो फिर चाहे श्योरिटी सेम हो, अलग हो, कॉन्ट्रैक्ट में हो या ना हो, उनको उसकी नॉलेज हो या ना हो, किसकी, कॉन्ट्रैक्ट की, तो देन दैट केस क्या होगा, यहाँ पर सभी को इक्वली पे करना पड़ेगा बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर जो रिमेनिंग अमाउंट रह गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा को श्योरिटी हैं तो सारे प्रिंसिपल डेटर का जो डेट है वो मिल करके इक्वली डिवाइड करके वो भरेंगे। ठीक, सेक्शन 147 को बताया गया है लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स। मतलब इन दिस केस अगर को श्योरिटीज बाउंड हो गया, ध्यान से सुनेंगे, को श्योरिटी बाउंड हो गया पे करने के लिए, पर फिर जितने भी को श्योरिटीज है ना उनका जो अमाउंट है वो अलग अलग हो या डिफरेंट हो, प्रिंसिपल डेटर ने पे नहीं किया, तो जितने भी को श्योरिटी हैं ऊपर जैसी बात है यहाँ पे, और वो मिलके फिर क्या करेंगे, उसको पे करेंगे। ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने ये पढ़ा कि नॉलेज नहीं थी को श्योरिटी को कॉन्ट्रैक्ट की, कुछ भी पता नहीं था, थे या नहीं थे साथ में, जैसे नाम लिख दिया तो उनको फिर भी इक्वली पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंट को श्योरिटी, आप लैंग्वेज पढ़े, हो सकता है आपको मेरी जो बात है वो जल्दी जल्दी लगे, लेकिन आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा। देखो इसकी लैंग्वेज, ये इलस्ट्रेशन भी दे रखी है। लायबिलिटी ऑफ को श्योरिटी बाउंड इन डिफरेंट सम्स, डिफरेंट सम्स, अलग अलग तरीके से पैसा लिया हुआ है लेकिन को श्योरिटी तो है ना, को श्योरिटी हु आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स आर लायबल, अंडरलाइन करें, टू पे इक्वली as far as the limit of their respective obligation permit। Is that clear? यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप और अच्छे से डीपली स्टडी करना चाहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, तो हमारे पेड बैच जो है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको 90% गारंटी मेरी है, 10% तो आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए फिर अब नेक्स्ट जो क्लास होगी वो बेलमेंट और एजेंसी की होगी, उसके बाद लास्ट है हमारे इंपॉर्टेंट केस लो। तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट हो चुका है। चलिए, थैंक यू सो मच।